हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की। और अगर आपको ना पता हो तो पुराने सारे क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 10.1 टू 10.4 तक वीडियो में एग्जिस्ट करते हैं और किए जा चुके हैं। साथ ही साथ इसी एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसके पिछले वाले पार्ट में। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है वीडियो तो पहले देख लीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप जिम सॉर्बिट पर हैं और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के कंप्लीट सभी क्वेश्चंस, और टारगेट है कि 40 डेज में खत्म हो जाए। वो आपका है, मेरा भी है। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया स्ट्रैटेजी का, जरूर देखिएगा उसे, उसमें आपको पता लगेगा मैंने कैसे बोला था कि 40 डेज में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करना है, तो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को आर डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। अच्छा, तो एक काम करता हूं, इसको यहां ले लेता हूं। पी और जो आर है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है पी क्यू को? डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। तो इसका मतलब आर यहां पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर की दूरी पी से तो 1 है, लेकिन अगर उसकी दूरी हम क्यू से देखें तो वो दुगनी है, तो वो 2 है। ठीक है, तो 1:2 इसीलिए बन पाता है। ठीक है, तो हमें 1 को क्यू वाले से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो क्यू वेक्टर जो है वो है ए वेक्टर -3b। तो पी वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर, तो स्मॉल पी से लिख देते हैं। तो स्मॉल पी वेक्टर जो है वो है 2a + b, और स्मॉल क्यू वेक्टर है वो है a -3b। अब ध्यान से सुनिए, हमें जब r के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर रेशियो है m:n तो वो होता है m, यहां अगर मान लेते हैं ये m है एक्सटर्नल और ये n है, तो mq - np अपॉन m-n। ठीक है, mq - np अपॉन m-n ये होता है उसका वेक्टर जो पॉइंट डिवाइड करता है, जिसका यानी कि r। तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ r विल बी गिवन बाय m टाइम्स, तो मेरे लिए p यहां पर है, उसके पास 1 है तो वो नहीं लेंगे, दूर वाला लेते हैं। तो 1 q के पास जाएगा, तो 1 टाइम्स a वेक्टर -3b वेक्टर माइनस ये कितना रेशियो है 2, तो 2 टाइम्स p वेक्टर जो कि है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमेशा याद रखिएगा जो पहले लिखा होता है उसको, जो पहले लिखा होगा उसको इससे कर दीजिएगा, बस सिंपल सा रूल है। ठीक है, कभी मिस नहीं करेंगे। वही डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मैं समझा रहा हूँ, सही रहता है नहीं। अपॉन m-n, तो 1 - 2, 2 - 1 करना चाहिए था। चलिए अब कर दिया तो कर दिया, ऊपर भी माइनस आएगा, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a वेक्टर -3b वेक्टर -4a वेक्टर -2b वेक्टर। ये सीखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे फाइनल। तो r वेक्टर जो आएगा वो आएगा -3a वेक्टर -5b वेक्टर अपॉन -1। ये -1 बेसिकली मल्टीप्लाई होके बना देगा इसको 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। तो हमारे पास आ गया r वेक्टर आ गया। अब हमारे पास r आ चुका है। एक्सटर्नल अगर इंटरनल होता तो प्लस कर देते। ऑल्सो शो डेट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। अच्छा, ये तो कर सही बात है, क्योंकि अगर ये 1:2 है तो ये भी टुकड़ा 1 ही होगा ना, ये भी टुकड़ा क्या हो रहा होगा 1, तभी तो 1 यहां से यहां तक और वहां से वहां तक 2 हो जाता है ना। तो हमें p को मिड पॉइंट शो करना है, तो हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ QR, the midpoint of QR vector will be मिड पॉइंट ऑफ QR के लिए क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ये अब इंटरनल डिवीजन की तरह हो रहा है। अब P क्या हो रहा है, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, यही तो प्रूव करना है। तो 1 कैसे करते थे, 1 टाइम्स Q 1 टाइम्स R अपॉन 1 + 1। बेसिकली जो वेक्टर है Q और R का उसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो Q और R के वेक्टर ले लीजिए। तो Q का वेक्टर कौन सा है, a -3b। तो a -3b, मैं वाइट से लिखता हूं इसमें, a -3b, और r वेक्टर क्या आया है 3a + 5b, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ऐसा करने से हो जाएगा 4a + 2b डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजी है, 2a + b। तो क्या आ रहा है मिड पॉइंट 2a + b। अरे लेकिन ये तो सेम वही है जो p वेक्टर था, इसका मतलब
which is the position vector of P. Hence P is the midpoint of Q and R और QR. ओके, लाइन ज्वाइनिंग Q and R लिखना चाहिए था QR. समझ गए बात को? तो इस तरीके से हो गया. सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ या QR, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, समझ रहे हैं कैसे किया मैंने? सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है. मिड पॉइंट भी एक सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, बस वो स्पेशल हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. तो इसके लिए थोड़ा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें अगर लिखा है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. याद है मैंने आपको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट बता दिया था. अगर एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द डायगोनल वेक्टर. वी हैव टू फाइंड द डायगोनल वेक्टर. ये है डायगोनल वेक्टर, ठीक है, विच इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑल्सो. हमें डायगोनल वेक्टर निकालना है और उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने रूल बताया है, उसी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर होता है उसी वेक्टर के अलोंग. अगर मैग्नीट्यूड 5 का चाहिए तो बाद में 5 मल्टीप्लाई कर दो. पिछले वाले पार्ट में मैंने पूरा एल्गोरिथम दिया है, प्लीज उसको देखिए, प्लीज 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 देखिए. तो मैं अज्यूम करता हूं कि ए वेक्टर इज 2i - 4j + 5k. बहुत सिंपल क्वेश्चन, विश्वास मानो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई, अगर मैं आर्डिशन में सॉल्व कर रहा होता देन आई कुड हैव बीन लाइक कि नहीं, थोड़ा सा तो है डिफिकल्ट. ठीक है, ए और बी आ गया. हमें अगर डायगोनल वेक्टर निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करिए. दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ ए एंड बी. अरे दिस इज द सम ऑफ ए एंड बी. अगर यहां देखेंगे तो ट्राइंगल लॉ लग रहा है, अगर ऐसे देखेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है. तो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर इज नथिंग बट द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी. तो जब आप ऐसे करेंगे तो आएगा 2i + i. डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं दोबारा से अब, ठीक है. 2i + i 3i -4 - 2 -6j + 5 - 3 + 2k आ गया. आर वेक्टर आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है. रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है उसी दिशा में, डायगोनल की ही दिशा में. तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा. पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो 3 स्क्वायर -6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 + 36 45 + 4 49, तो 7 आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो 7 आ गया. तो यानी कि जो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द और पैरेलल टू इट्स डायगोनल. देखिए पैरेलल बोले, सेम डायरेक्शन में बोले, सब बात एक ही होती है. तो यूनिट वेक्टर विल बी 3/7i. क्या ऐसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? भूल गए हैं? अरे कैसे भूल जाते हो भाई? हाँ, बस -6/7j + 2/7k हो गया. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ठीक है, दूसरी पार्ट, उसका एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है एडजेसेंट साइड वेक्टर्स का. तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम will be equal to the cross product of the side vectors. तो बेसिकली इसको करने के लिए आपको वही IJ फॉर्मेट में करना पड़ेगा. एक बार देख लेते हैं कि क्या टर्म्स हैं. तो 2 - 4 5, 2 - 4 5, 1 - 2 - 3, अगर मैं सही याद करके आया तो सही है. तो मैंने बस ए वेक्टर और बी वेक्टर के IJ के कॉम्पोनेंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे. अब उसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, यहाँ पे कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा i, तो ये हो जाएगा, चलिए -4 × 3 -3, तो +12, माइनस तो प्लस हो जाएगा. तो 12 + 10 22i. डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करने आता है एग्जैक्टली सेम फंडा है, कुछ नया नहीं हो रहा है. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए इसको कोलैप्स करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. बस मैं सिंप्लीफाई भी करता ही जा रहा हूँ पैरेलल. फिर माइनस आता है, -6 - 5, तो -11 आएगा जो +11 बन जाएगा. फिर प्लस आता है, ये बंद करेंगे तो -4 + 4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा. ये तो गायब ही हो गया, तो k कॉम्पोनेंट ही नहीं आने वाला. तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द मॉडुलस ऑफ दिस a क्रॉस b, यानी कि मॉडुलस भी रहता है. तो ये जो डिटर्मिनेंट लगा हुआ है इसका मुझे क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है इस टर्म का. तो अभी मैंने ये जो निकाला है ये a क्रॉस b निकाला है. ठीक है, अभी मुझे एक मैग्नीट्यूड निकालना है इसका. ठीक है, मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है ना, ये तो डिटर्मिनेंट निकाला है अभी मैंने सिर्फ.
तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी what I'm saying, sorry, magnitude of A cross B, I'm sorry what I said just now, magnitude of the cross product will be 22 square plus 11 square। इसको थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसको ऐसे लिख लें, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। सही बात है, अरे सही बात है भाई, 2 इंटू 11 का स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन बन के, वो 11 बन जाएगा। 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, कैसे भी कर लो, ये तो बस सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो देखिए आपको बताया गया है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और z या z, यानी i कॉम्पोनेंट, z, j कॉम्पोनेंट और k। हमें प्रूव करना है कि डायरेक्शन कोसाइन जो वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, तो बेसिकली कोई भी वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड होता है तो वो अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल होते हैं उसके, ये इक्वल हैं। तो लेट सपोज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू थीटा से, क्योंकि तीनों इक्वल दिए, इक्वली इंक्लाइंड है ना, इक्वली इंक्लाइंड है, उसके डायरेक्शन को साइन शो करने हैं कि वो ये इतने के बराबर होंगे। सही है, मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी, क्या बताई थी याद है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। सही बात है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आएगा, थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सही बात है, तो व्हाट विल बी cos स्क्वायर थीटा 1/3, व्हाट विल बी cos थीटा 1/√3, ऑब्वियसली प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है वैल्यू, है ना। अच्छा, ये तो cos थीटा हो गया, इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि cos ऑफ अल्फा इज प्लस माइनस 1/√3, cos बीटा इज प्लस माइनस 1/√3, cos गामा इज प्लस माइनस 1/√3। सही बात है, क्यों सही बात है, अरे क्योंकि थीटा अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है, तो मैंने लिख लिया cos अल्फा भी 1/√3 प्लस माइनस, बीटा भी वही है, गामा भी वही है। अब सुनिए मेरी बात को, ये क्या कहलाते थे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे, डायरेक्शन कोसाइंस, यही तो है डायरेक्शन कोसाइन, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी। मैंने उस दिन भी बहुत घटिया सा जोक मारा था, कॉमिक्स भी होती है, पर वो मतलब नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इनको आप एल एम एन भी बुलाते हो, क्या बुलाते हो इनको आप, इनको आप बुलाते हो एल एम और एन, और कोई वेक्टर एल एम एन के टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन बताने थे कि ये होंगे और वो हो गए हैं। तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस कॉमा ले लें, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो होते हैं एल कॉमा एम कॉमा एन, हो गया। प्लस माइनस बाहर रख लेते हैं, सिंगल है क्योंकि सब में वही आएगा। समझ गए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैं इतना बोलता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन, अब तक तो लगना चाहिए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा लेंदी है, चलिए करते हैं, कोई बात नहीं है। लेट ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज गिवन एंड सी वेक्टर इज गिवन, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट डी करेंगे तो 0 आएगा, और अगर बी डॉट डी करेंगे तो भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा 0 होगा ना, क्यों, क्योंकि cos 90 आएगा ना, समझ रहे हो ना, ए बी cos थीटा होता है ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, cos 0 होगा, क्यों, क्योंकि cos एंगल 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री ना, परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे को, इसीलिए वो ए को भी, वो कह रहा है कि भाई एक वेक्टर है डी जो ए को भी परपेंडिकुलर है और बी को भी परपेंडिकुलर है, तो ए को भी परपेंडिकुलर है तो उसके साथ भी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, और बी के भी परपेंडिकुलर है तो बी के साथ भी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। और सी डॉट डी 15 दिया हुआ है, ये तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि 3 अननोन है ना। 3 अननोन कैसे हैं, अरे भाई एक वेक्टर डी को आप कैसे लिखोगे, d1i प्लस d2j प्लस
D3 के, यही तो लिखोगे, सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, D1 D2 D3 का वैल्यू निकालना है। D1 D2 D3 तीन अननोन है, हमारे पास तीन इक्वेशन, मैथ कहती है जितने अननोन उतने इक्वेशन आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं तो फिर निकालेंगे। तो A डॉट डी लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका इसके साथ डॉट लेंगे। A क्या है 142, तो ये लिखूंगा I प्लस 4J प्लस 2K का डॉट D1I D2J D3K के साथ 0 होगा, तो इससे आएगा D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकेंड, B के साथ भी 0 है, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, डायरेक्टली कर दे रहा हूं। 3 डॉट D1, इसको लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, तो सेकेंड से निकालेंगे तो ये आया फ्रॉम फर्स्ट, फिर आएगा फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड क्या आएगा, B डॉट डी 0 है, तो B डॉट डी, तो 3 इंटू D1, 3D1 माइनस 2 इंटू D2, माइनस 2D2, फिर आएगा 7D3, 7D3 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लास्ट एक और आएगी, हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, वो C डॉट डी वाली, तो 2 इंटू D1, 2D1 माइनस 1 इंटू D2, माइनस D2। अरे भाई I डॉट आई 1 होता है, बाकी I डॉट J I डॉट K कर नहीं रहा हूं क्योंकि वो 0 हो जाता है। अरे डॉट प्रोडक्ट तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो मिसलेनियस है ना, क्या आप लोग भी ऐसी बातें करते हैं। 4 इंटू D3 प्लस 4D3 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो ये आगे आएगा, बंद करके इसके, दिस विल बी दिस। अच्छा, तीन इक्वेशन, अरे 0 क्यों है, सॉरी, 0 नहीं है, 0 नहीं, 15 है। 0 होगा तो D1 D2 D3 सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे रास्ते हैं, एक आपको आसान रास्ता बताता हूं। देखिए, आपको दो इक्वेशन, वैसे आप चाहो तो सुनिए, इसको सुनिए मेरी बात को पहले ध्यान से। अगर आप चाहो तो आप डिटर्मिनेंट मेथड लगा सकते हो, आपने पढ़ा है ना, D1 अपॉन डी, D2 अपॉन डी, D3 अपॉन डी, क्रेमर्स रूल बोलते हैं। या आप मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हो और अननोन की इक्वेशन पता कर सकते हो, मैट्रिक्स बन जाएंगी और वहां से आप अननोन इक्वेशन पता कर सकते हो। या आप सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम उसको करेंगे D1 वाले को D2 में गायब करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों के पेयर को सॉल्व करेंगे और वहां से कर लेंगे। तो आप इस वाले टर्म के हिसाब से इतना कठिन तो है नहीं, तो आई गेस कि ठीक है, मैं नॉर्मल वाला कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन में D1 को यहाँ से सब्जेक्ट बना के इसमें पुट कर देता हूँ, तो D2 D3 की एक इक्वेशन बन जाएगी, और इसमें भी D1 को रख दूंगा तो D2 D3 की एक इक्वेशन बन जाएगी, और दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो D1 इज माइनस 4D2 माइनस 2D3, और इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, तो 3 इंटू D1 है, तो -12D2 माइनस 6D3 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इज इक्वल टू 0। ये आ रही है फ्रॉम, इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं 7, मैंने बोला ना बहुत लेंदी है, फ्रॉम 7 एंड 5th। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -2 माइनस 14D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 0। बस, तो D3 इक्वल टू 14D2 आ गया। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। अब तो उठा के दोनों को रख दूंगा मैं, सुनिए मेरी बात को, ये 8th वाली और 7th वाली दोनों को उठा के 6 में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2D1, तो फ्रॉम 6, 7 एंड 8, 2D1, D1 क्या था याद रखिएगा, -4D2 माइनस 2D3, -4D2 माइनस 2D3
बता रहा हूँ, कर दूंगा, रुकिए। -d2 अभी नहीं रखूंगा, रुक जाइए, +4d3 = 15 रखूंगा, अभी रखूंगा इसको, d3 को रख देता हूँ, चलिए d3 को तो रख ही देता हूँ। 14d2 प्लस नहीं = 15, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, सुनिए मेरी बात को, मैंने d1 को यहां रिप्लेसमेंट मारा और d3 को यहां रिप्लेसमेंट मार दिया 6th वाली में, तो अब पूरी इक्वेशन देखिएगा d2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बस एक सेकेंड, यहां भी बाद में रखूंगा क्योंकि, तो ये हो जाएगा -8d2 -4d3 -d2 प्लस 56d2 = 15। अब आपको क्या करना है, d3 को फिर रिप्लेस करना है 14d2 से। पहले d2 सिंप्लीफाई करिए, 8 और 1 9, 56 में से 9 गया तो 47 बचे। 47d2 -4d3 को लिख दीजिए 4 × 14d2 = 15। सिंप्लीफाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। ये फालतू का रख दिया 4d3 का, यहाँ पे कट जाता पूरा, एक्स्ट्रा काम हो गया ना, बेकार है। ये सब नहीं सिखाने वाला मैं, गलत सिखाने का मतलब नहीं है, अगर दिख रहा है तो सीखेंगे यहीं से। 4d3 है, ठीक है बेटा, 4d3 है, अभी d3 रखे रहो क्योंकि यहां देखो आ रहा है d3। बहुत ही इजी हो जाएगा, मत रखो 7th 8th को, रखो ही मत, ठीक है, अभी रहने दो उसको। तो क्या हो जाएगा ये, -9d2 = 15, क्योंकि d3 तो चल लिया, तो d2 क्या हो गया 15/-9 जो कि हो गया -5/3, d2 आ गया। d2 जो है उसको उठा के यहां रख दो तो d3 आ जाएगा, तो d3 क्या हो जाएगा 14 × -5/3, तो इट विल बी -70/3। d3 आ गया, d2 आ गया, d1 निकालना है, d1 प्लस, तो d1 रख लेते हैं, d1 यहां से लिख लेते हैं, d1 -4d2 -2d3 है। हाँ ये लेंदी है, मैं भी जानता हूं, मैं क्या कैसे करूं इसको सिंप्लीफाई भाई, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। तो -20/3 -140/3, तो -160/3, बस कुछ गलती ना करियो। अब d1 d2 d3 को रख दो i j k के साथ और सिंपल हो गया आंसर, ठीक है। मैंने कोई गलती की होगी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक, तो फिर आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इट जनरली वैसे से बार बार स्क्रॉल करने में मिस हो सकती है वैल्यू, बट यू अंडरस्टैंड द जस्ट ऑफ इट कि क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे d1 d2 d3 की वैल्यू निकालनी थी, आई होप कि मैंने स्क्रॉलिंग के ऊपर नीचे में कुछ ऐसा मिस इंटरप्रेट ना कर दिया हो, ठीक है। आई एम जस्ट वरीड अ लिटिल बिट, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट करते हैं, 13th करते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i + j + k विथ अ यूनिट वेक्टर, ओके, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है मुझे, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ। पर ये यूनिट वेक्टर आएगा कहां से, ये आएगा सम ऑफ दीज वेक्टर के बाद, और जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, वो =1 है। अच्छा बहुत सारी बातें हैं, आराम से करेंगे। पहले तो एक सम निकालेंगे, सम ऑफ द वेक्टर्स इज 2i + 4j - 5k प्लस λi + 2j + 3k, तो क्या हो जाएगा 2 + λi, फिर क्या लिखेंगे +6j - 2k, समझ गए। तो ये आ गया सम ऑफ द वेक्टर्स, इसको मैं लिख देता हूं r वेक्टर थोड़ी देर के लिए। मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसी सम की दिशा में, तो इसके लिए मुझे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा r का। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 + λ का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट √40 प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कर लेते हैं, 4 + λ स्क्वायर प्लस 2 λ प्लस 40, तो बेसिकली 44 λ स्क्वायर प्लस 2 λ प्लस 44, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ओके। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है ना अलोंग द सम, तो पहले यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाएगा 2 + λi प्लस 6j - 2k अपॉन √λ स्क्वायर प्लस 2 λ प्लस 44।
अब हमें क्या करना है, इस आर कैप को इसके साथ इसका वो लेना है मुझे डॉट प्रोडक्ट, और उसको इक्वल टू 1 करना है। अच्छा, तो मुझे आर वेक्टर को आई प्लस जे प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, आर कैप के साथ, और इक्वल टू 1 करना है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर with the unit vector along the direction of the sum of the two vectors is equal to 1। अब आप समझे क्या कहना चाह रहा था वो। तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए i डॉट आई डायरेक्ट कर दूं, चलिए लिख देता हूं i प्लस जे प्लस के, इसके बाद लिखेंगे 2 प्लस लैम्डा आई, 2 प्लस लैम्डा आई अपॉन, पूरा इतना बड़ा सा टर्म है, 3 बार लिखना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों पे लिखा हुआ है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 44 प्लस जे के साथ तो 6 जे अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 44। मैं कुछ गलत किया हूँ, मुझे याद आ गया मैं गलत किया हूँ। मुझे एकदम स्ट्राइक कर गया कि वहां 2 था, लैम्डा प्लस 2 था। हो जाता है, मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना, मुझे राइट साइड में नहीं जाना, मेरा फेस है वहाँ पे, तो उसके चक्कर में मुझे अपना हमेशा एक दिमाग वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। उस चक्कर में मैं बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मिस कर जाता हूँ इस तरीके की, तो ये मेरी गलती है, आपकी नहीं। ये मेरी 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 वो है कि मैं नहीं सॉल्व कर पाया उस तरह से, तो मैंने अभी सही कर दिया, लेकिन ठीक है, ठीक, अभी सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात कि इस पूरे का टर्म इक्वल टू 1 हो रहा है ना, तो i डॉट आई तो ये पूरा टर्म होगा, j डॉट जे पूरा टर्म होगा, और k डॉट के ये पूरा टर्म होगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन पूरा टर्म होगा। आप समझ रहे हो ना मैंने क्या कह रहा था कि ये बार बार, अरे भाई i डॉट आई वाले के साथ ये एक्सप्रेशन 2 प्लस लैम्डा बनेगा, ये डिनोमिनेटर में तो रहेगा ही, j डॉट जे के साथ 6 बनेगा, k डॉट के साथ माइनस 2 बचेगा, बाकी तो सब टर्म 0 हो जाते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लैम्डा प्लस 6 बचेगा, और हमें क्या करना है, इसको उठा के राइट साइड में भेज देना है। तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 का रूट हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये लैम्डा स्क्वायर तो चल दिए, क्या बचेगा, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 44 माइनस 36 8। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्या मतलब, हद है, इतनी मेहनत करवाया और लैम्डा की वैल्यू आई 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं, मैंने जो यहाँ मिस किया था वो मैंने तुरंत अच्छा पकड़ लिया, वरना आंसर गलत आ जाता मेरा। पर मुझे ध्यान आ गया तुरंत से, अचानक से स्ट्राइक किया कि लैम्डा प्लस 2 था पीछे, मैंने 2 लैम्डा लिखा था तभी मुझे स्ट्राइक कर गया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और ये क्वेश्चन अच्छा था, आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट एंड गुड। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 14th, इफ ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो ABC कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, कोई भी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, वो IJK टाइप के हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आई वुड लाइक दैट यू सॉल्व इट, मैं इसका आइडिया दूंगा और चल दूंगा, बहुत लेंथी है ना। तो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट सपोज आपका मैग्नीट्यूड है x, थोड़ी देर के लिए मान लो, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर A डॉट बी ले या B डॉट सी करें या A डॉट सी करें तो 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि तीनों 90 डिग्री पे हैं, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 क्या होता है, अरे 0 होता है ना भाई। A वेक्टर डॉट B वेक्टर 90 डिग्री बीच में तो 0, B डॉट सी अगर ऐसे हैं 3 डायमेंशनल है, A डॉट बी 0 है, B डॉट सी 0 है, A डॉट सी 0 है। ठीक है, शो करना है दैट द वेक्टर C डॉट D ये इक्वली इंक्लाइंड होगा A B और C को।
इसका मतलब एंगल सेम है। वेक्टर क्या है, सी डॉट डी इक्वल टू 15 इज इक्वली, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट से उठ के आ गया है। C dot D is not a vector, it's just now a scalar. What is D? Okay, let me check. Show that the vector C dot D equal to 15 is equally inclined to A, B and C. Oh, this is a misprint somewhere. मैं इसको अगले वाले पार्ट में करता हूँ, ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा जाके, मैं इसका एक सेपरेट पार्ट का वीडियो ही बना दूंगा। आई एम गेसिंग दैट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 इज नॉट अ वेक्टर, इट्स जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। 14, 15, 16, 17, 18 कितने अभी बचे, काफ़ी बचे हैं। तो ये एक सेपरेट पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। टिल देन, या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन सॉलिड। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।